हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। अब पश्चिम बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर इनका जन्म है 1899 ईस्वी में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में के निवासी थे। कहता है कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। वे कहाँ के रहने वाले मूलतः निवासी थे? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़ाकोला हो जाएगा। नेक्स्ट है, निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक संपन्न हुआ ना। कहता है कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो 9वीं कक्षा तक हुई थी। अगर शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? तो आपका हो जाएगा महिषादल से। नेक्स्ट है, उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। नेक्स्ट है, आपका निराला का स्वाभाविक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ था? तो 1961 में उनका देहांत हो गया था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नैपथ्य। इनकी जो है प्रमुख कुछ काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि थे। निराला कैसे कवि थे? तो विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तो मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव था इनमें। चलिए अब इनके द्वारा रचित जो काव्य है उसका नाम है उत्साह ना। उत्साह के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए कौन सा काव्य है उत्साह ना? आपका उत्साह हो जाएगा। उत्साह में बोलता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घंघुराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ के कभी जीवन डावाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मुन थे उन्मन, विश्व के दाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। कहता है कविता में क्या किया गया? आह्वान किया गया है ना। कहता है प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। बादल कैसे हैं? तो बच्चों के घुंघराल बाले जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कभी बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त करे। अब है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट शोभा श्री पट नहीं रही है।
अब इसका व्याख्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्रण प्रस्तुत किया है ना। यहाँ पर जो है किस महीना का जिक्र किया है, फागुन महीना का इसमें वर्णन किया गया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु का आगमन कब होता है? तो फरवरी से मार्च महीने के बीच होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कभी को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन की सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिसे कभी को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंग और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। किसकी सुंदरता अट नहीं रही है? तो फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। अब इस चैप्टर से बनने वाले कुछ सबका शब्दार्थ हैं। धराधर, धराधर मतलब क्या होता है? धराधर मतलब बादल होता है ना। धराधर मतलब क्या होता है? तो धराधर मतलब बादल होता है। अपनापन मतलब है ना, आपका उन्मन, उन्मन मतलब क्या होता है? अपनापन होता है। उन्मन मतलब क्या होता है? अपनापन होता है। निगाध मतलब गर्मी होता है। निगाध मतलब क्या होता है? तो गर्मी होता है। सकल, सकल का अर्थ होता है सब। सकल का अर्थ क्या होता है? सब होता है। आभा, आभा का अर्थ होता है चमक। आभा का अर्थ क्या होता है? चमक होता है। ब्रज का अर्थ होता है कठोर। ब्रज का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कठोर हो जाएगा। अनंत, जिसका अंत न हो। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका अंत न हो। शीतल मतलब क्या होता है? तो शीतल मतलब ठंडा होता है ना। शीतल मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। छवि मतलब सौंदर्य होता है। छवि मतलब क्या होता है? सौंदर्य होता है। उर मतलब हृदय होता है। उर मतलब क्या होता है? हृदय होता है। बीकल मतलब होता है बेचैन ना। बीकल मतलब क्या होता है? बेचैन होता है। अट मतलब होता है समाना। अट मतलब क्या होता है? समाना होता है। पाट, पाट मतलब होता है जगह जगह पर ना। कहता है पाट, पाट मतलब क्या होता है? तो जगह जगह पर। शोभा मतलब क्या होता है? शोभा से मतलब होता है सौंदर्य होता है ना। शोभा से मतलब क्या होता है? सौंदर्य से होता है, सौंदर्य से भरपूर होता है। पट मतलब होता है समान नहीं रही है। पट मतलब क्या होता है? समान नहीं रही है। अब इस कविता का जो है आप लोग सारांश समझते हैं। कहता है सारांश में दिया हुआ, कवि कहता है उत्साह एक आह्वान गीत है ना। कहता है उत्साह जो हम लोग पढ़ रहे हैं सुकांत त्रिपाठी निराला का, इसमें उत्साह क्या है? तो उत्साह जब का हो जाएगा आह्वान ना, आह्वान गीत हो जाएगा जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं क्या बना दिया है? ललित बना दिया है। यह आपका इसका कविता का सारांश था। अब इस कविता से बनने वाले कौन कौन से प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। नेक्स्ट कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो 1899 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो गढ़ा कोला जो आपका उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में पड़ता है वहाँ के क्या थे? निवासी थे। नेक्स्ट है निराला की नेक्स्ट है निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुआ था? यानी आपका निराला जो का जो शिक्षा हुआ था वो कहाँ तक हुआ था? तो ये 9वीं कक्षा तक हुआ था ना। कहाँ तक हुआ ये? तो 9वीं कक्षा तक हुआ था। नेक्स्ट है निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था? कहता है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वो स्वाध्याय यानी खुद से कि कहाँ तक है ना कौन कौन से सब्जेक्ट के जो है ये
आपका ज्ञान अर्जित किए थे तो संस्कृत आपका हो जाएगा। कौन कौन भाषा को ज्ञान अर्जित किए थे तो संस्कृत हो जाएगा, बांग्ला का आपका अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों पर अध्ययन किया है ना, तो आपका इनका संगीत और दर्शन शास्त्र कहता है। भाषा संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी के अलावा जो है और इनका शिक्षा किस विषय में हुआ है तो संगीत आपका होगा दर्शन शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर किनका प्रभाव पड़ा है तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ना, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जो आपका विचार का प्रभाव किस पर पड़ा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पड़ा है। नेक्स्ट है निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित है। निराला का जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इनका संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित है तो निराला रचनावली। कौन सा हो जाएगा तो निराला आपका रचनावली हो जाएगा। नेक्स्ट है निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है। निराला जो रचनावली है वो कुल कितने खंडों में प्रकाशित है तो आपका हो जाएगा 8 खंड ना, कितना आपका हो जाएगा तो 8 खंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अनामिका परिमल गीतिका कुरमुता एवं नए पत्ते ना, आपका आपका कहता है निराला के प्रमुख काव्य रचना कौन कौन है। कहता है कि निराला के प्रमुख काव्य रचना कौन कौन होगा तो अनामिका हो जाएगा, परिमल हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा, कुकुरमुता और नए पत्ते, ये निराला के कुछ प्रमुख क्या है तो काव्य रचना है। नेक्स्ट कहता है निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोकगीत की रचना किया है तो सरोज स्मृति ना। कहता है कि निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के ना दुख में शोक में किस शोक गीत की रचना किया है तो उसका नाम क्या होगा सरोज स्मृति हो जाएगा। आगे देखिए आगे बोलता है निराला की रचना ना किस प्रवृत्ति की है ना, निराला की रचना किस प्रवृत्ति की है तो छायावाद ना। कहता है निराला की रचना है और निराला कैसे कवि थे छायावाद कवि थे। कहता है निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं। निराला जो है किस स्वभाव कवि माने जाते हैं तो निराला एक विद्रोही कवि थे ना। निराला किस स्वभाव कवि थे तो विद्रोही कवि थे। निराला की रचना किस प्रवृत्ति का है तो छायावादी हो जाएगा। छायावादी रचनाओं में पहली बार कैसे छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया है। कहता है कि छायावादी रचनाओं में पहली बार कैसे छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया था तो मुक्त छंद हो जाएगा। निराला की मृत्यु कब हुआ था तो 1961 में हुआ था ना। निराला की मृत्यु कब हुआ था, निराला का जो मृत्यु हुआ था 1961 में हुआ था। निराला का मृत्यु कब हुआ था 1961 में हुआ था। ये कैसे कवि थे छायावादी कवि थे। निराला का स्वभाव न कैसा था तो ये विद्रोही थे ना। आगे बोलता है कि आपका उत्साह किस प्रकार का गीत है। उत्साह जो है यहाँ जो दिया गया है इस चैप्टर में ठीक है वो आपका किस प्रकार का गीत है तो उत्साह का आह्वान गीत है ना। उत्साह किस प्रकार का गीत है तो उत्साह जो है आह्वान गीत है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है तो बादलों को। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है उत्साह गीत में बादलों को संबोधित किया गया है। कवि बादल से क्या अपील करते हैं, कवि जो है बादल से क्या अपील करते हैं तो घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करते हैं ना। कवि बादल से क्या अपील करते हैं तो घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करते हैं। बादल की तुलना किसे की गई है। बादल की तुलना जो यहाँ किससे की गई है तो बादल की जो तुलना की गई है वो बच्चों के काले घुंघराले बाल से किया गया है ना। कहता है बालों की तुलना किसे की गई है तो बादल की जो तुलना की गई है वो बच्चों के काले घुंघराले बाल से की गई है। बादल कभी किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है। कभी जो है ना वो किस बादल से गरजने का बरसने का आग्रह करता है तो नवजीवन के बादल। कभी किस बादल से बरसने का आग्रह करता है तो नवजीवन हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी किन बादलों से छुपने का आग्रह कर रहा है। कभी जो है ना वो किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है तो ये कठोर और वज्र शक्ति के बादल से। कभी किन बादलों से छुपने का आग्रह कर रहा है तो कठोर और वज्र शक्ति के बादल से। नेक्स्ट है आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे पतित होते हैं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे पतित होते हैं तो बेचैन से पतित होते हैं ना। कहता है यहाँ पर कि आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल जो है ना वो कैसे पतित होते हैं तो बेचैन से पतित होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है समस्त धरती किससे परेशान है। समस्त धरती किससे परेशान है तो भीषण गर्मी से परेशान है। समस्त धरती किससे परेशान है तो भीषण गर्मी से परेशान है। धरती को कैसा बताया गया तो धरती को गर्म और तप्त बताया गया है ना। कहता है यहाँ पर जो है इस काव्य में धरती को कैसा बताया गया है तो गर्म और तप्त बताया गया है। नेक्स्ट कहता है बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे। बादल जो है ना बरस कर किसे जो है तृप्त करेंगे तो धरती को ना तृप्त कर देंगे तो धरती को क्या करेंगे तृप्त करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को दर्शाती है। कहता है यहाँ पर जो अट नहीं रही है कविता में किस महीने की मादकता को दर्शाया गया है तो फागुन महीने की मादकता को दर्शाया गया है ना। किस महीने की मादकता को दर्शाया गया है तो फागुन महीना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फागुन
महीने या फरवरी मार्च फागुन महीने या फरवरी मार्च में किस ऋतु का आगमन होता है? फागुन महीने या फरवरी मार्च, फागुन महीने या फरवरी मार्च में किस ऋतु का आगमन होता है? तो फागुन महीने या फरवरी मार्च में जो है किस ऋतु का आगमन होता है? तो बसंत ऋतु का आगमन होता है ना। फागुन महीने या फरवरी मार्च में किस ऋतु का आगमन होता है? तो बसंत ऋतु का आगमन होता है। आगे बोलता है किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं? किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं? तो बसंत ऋतु हो जाएगा ना। किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं? तो बसंत ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि शीर्षक के अनुसार कवि को क्या अट नहीं रही है? शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है? तो फागुन की सुंदरता ना। कहता है शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है? तो फागुन की जो सुंदरता है ना, वो कवि को जो है वो ना अट नहीं रही, कवि को सहा नहीं रहा है। ठीक है, तो इतने आपका जो है इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के चैप्टर से बनने वाले प्रश्न थे। अगर चैनल को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स।